जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन _दास.ऑफिशियल यूट्यूब पे भी आप हमें देख रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार से प्रारंभ करते हैं। बुधवार 14 दिसंबर 2022, पौष कृष्ण पक्ष, षष्ठी, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया अंक हिंदुस्तान अखबार का प्रारंभ करते हैं। देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नीतीश ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाया। महागठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, इनमें सभी 7 दलों के नेता शामिल हैं। 7 दलों से मिलकर सरकार महागठबंधन का निर्माण हुआ है। महागठबंधन 2 है। मैं न पीएम बनना चाहता हूं न सीएम बने रहना, मेरा मकसद भाजपा को केंद्र से उखाड़ फेंकना। नीतीश कुमार। 7 दलों की बैठक में नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम भाजपा को हराएंगे। श्रवण कुमार यूपी और अशोक चौधरी झारखंड जदयू के प्रभारी बने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को बिहार के बाहर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार तत्काल प्रभाव से जदयू की यूपी इकाई के प्रभारी बनाए गए हैं। भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को झारखंड की जदयू इकाई का प्रभारी नियुक्त किया गया है। एलएसी पर चीनी सेना का दुस्साहस नाकाम। राजनाथ। चीन के साथ एलएसी पर झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा। राजनाथ सिंह। मोरक्को के सामने फ्रांस की दीवार। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा है काम। 454 चयनित अफसरों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य सचिव को सीएम का निर्देश, जल्द पूरी कराएं नियुक्ति पत्र। इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की कि वह जितनी तेजी से नियुक्ति करना चाह रहे हैं, इस हिसाब से पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें सुधार लाएं। मुख्यमंत्री मंगलवार को ज्ञान भवन में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 9 विभागों के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर 454 नवनियुक्त अफसरों को नियुक्ति पत्र भी दिए। ओआईसी महासचिव के पीओ के दौरे पर भारत सरकार सख्त है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के महासचिव जनरल एच ब्राहिम ताहा के पीओके के दौरे को लेकर भारत ने मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बस प्रतिक्रिया दिया जा सकता है। नीतीश अब ज़्यादा समय राष्ट्रीय राजनीति में देंगे। संकेत। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में दूसरे राज्यों का दौरा करेंगे। तेजस्वी की सरकारी कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, तेजस्वी ने की घोषणा। पीएम प्रत्याशी न होने की बात कह नीतीश ने कांग्रेस नेतृत्व की दुविधा दूर करने की कोशिश की। बस कोशिश हुआ है। बिहार के सभी जिलों में वर्षा जल बचाने को खुलेंगे जल शक्ति केंद्र। फ्रेंड्स, सूबे के हर जिले में जल शक्ति केंद्र खुलेगा। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए 2 दिन पहले जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने संसद में कहा कि कैच द रेन योजना के तहत केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी वर्षा को पकड़ो जहां गिरे जब गिरे। इस केंद्र के माध्यम से जल की एक एक बूंद बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इससे भी ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा जो भूजल है, जो पेययोग
भूजल है उनका जो दोहन हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, अनवांटेड इरेगुलर मैनर में हो रहा है, जो यूजलेस हो रहा है, उनको सबसे पहले रोका जाए, काफ़ी ज़्यादा इनमें मदद मिलेगी। अंचल अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते लोगों का पसीना छूट रहा, सुस्ती, दाखिल खारिज के 1/3 आवेदन हो जाते हैं रद्द। यहाँ सबसे अधिक मामले हैं लंबित, 1100 से अधिक मामलों का 11 लाख से अधिक मामलों का नहीं हो पाया निपटारा। हर दिन 612 मामले चले जाते हैं ठंडे अवस्थे में। यहाँ सबसे अधिक मामले हैं लंबित, आप देख सकते हैं 72,000 सबसे अधिक अररिया, 6,000 सबसे कम शेखपुरा छोटा भी है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कितना भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर भी डिपेंड करता है एरिया पे, क्षेत्र कितना बड़ा है। 100% देकर नया बिहार बनाएंगे, तेजस्वी यादव। शराबबंदी पर बयानबाजी बंद करे मुख्यमंत्री। मानसून सत्र के पहले दिन अपने कार्यालय कक्ष में बैठक करते विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, बिहार प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। मौके पर व्हीप के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री विजय चौधरी, राजद के भाई वीरेंद्र और मदन मोहन झा जी। 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। देखिए समझने की बात है, बिहार सरकार ने राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं तथा अन्य कार्यों के मद्देनजर संभावित खर्च को ही अनुपूरक बजट कहते हैं फ्रेंड्स। खर्च को लेकर 19,048 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बिहार सरकार के संसदीय कार्य, वित्त तथा वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे सदन के पटल पर रखा। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में प्रस्तावित राशि 19,048.9847 करोड़ रुपये में से वार्षिक स्कीम मद की 15,544.8559 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 3502.1288 करोड़, जबकि केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 2 करोड़ की राशि है। वार्षिक स्कीम मद में जो 5544.8559 करोड़ का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में सरकार ने प्रस्तावित किया, उनमें केंद्र प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश मद में 490.1034 करोड़ तथा राज्यांश मद में 3756.0688 करोड़ रुपये अर्थात कुल 4246.1766 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा 1389.70 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान तथा 1,020 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रस्तावित है। वार्षिक स्कीम अंतर्गत 174 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 62.76 करोड़ मिशन शक्ति योजना के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुपूरक बजट आपने देख लिया। ये डाटा बहुत मोटा मोटी फिगर में जरूर ध्यान में रखिए। 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 14 से मार्च में होगी। मजदूरों की समस्या जानने को पंचायतों में लगेंगे जनता दरबार, मजदूरों की समस्या जानने के लिए। और ये कौन करेंगे? सुरेश राम जी ने कहा कि विभाग की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, विशेषकर भवन निर्माण से जुड़े 21 लाख से अधिक कामगार का निबंधन हो चुका है। बिहार प्रदेश की डाटा है, 3 करोड़ से के लगभग मजदूर हैं बिहार में। 3 करोड़ कितना रजिस्टर्ड है? 21 लाख भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री और अधिकारी होंगे शामिल। बताइए 3 करोड़ है, पलायन कितना तेजी से होता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए संपादकीय हिंदुस्तान में क्या है विशेष।
बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड्स, इसे स्किप नहीं करना चाहेंगे हम सभी। हिंदुस्तान का आर्टिकल है, बिल्कुल इसे ध्यान से ज़रूर देखें, समय निकाल के इन पे ज़रूर रिसर्च करें और नोट्स तैयार करें। चलिए फिर कुछ निगलने की फिराक में ड्रैगन। चलिए बहुत कुछ है यहाँ समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहाँ जहाँ हम लाभ की स्थिति में है वहाँ वहाँ चीन खुद को मजबूत बनाना चाहता है। यह उसकी पुरानी रणनीति रही है। तवांग में भी उसकी यही मंशा थी। जीजी द्विवेदी सेवानिवृत्त मेजर जनरल, लेखक के अपने विचार हैं। चीन ने एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की नाकाम कोशिश की। इस बार उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग को निशाना बनाया। एलएसी को लेकर चीन की सामरिक व रणनीतिक मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोग सभी समझिए इन चीज़ों को। वह किसी भी तरह सीमावर्ती इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर उनकी मौजूदा स्थिति यथास्थिति को न सिर्फ बदलना चाहता है बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहाँ जहाँ हम लाभ की स्थिति में हैं वहाँ वहाँ वह अपनी पकड़ बनाकर खुद को मजबूत बनाना चाहता है। यह उसकी पुरानी रणनीति है और इस मकसद को पूरा करने के लिए वह नियंत्रण रेखा पर कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। उसकी इस नीति को मैं निवल एंड निगोशिएट कहता हूँ, यानी धीरे धीरे निगलना, निवल एंड निगोशिएट की नीति। याद रखिए ये बहुत पुरानी नीति है चाइना की, यानी धीरे धीरे निगलना और फिर बातचीत की आड़ में अपनी हैसियत मजबूत बनाना। लद्दाख के इलाके में हो या अरुणाचल प्रदेश के, हमने उसके यही रवैया देखा है। चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ कब हुआ। साल 1993 और 1996 में दो बड़े समझौतों के बाद यह माना जाने लगा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब थोड़ी सी शांति आ गई है। 2003 व 2007 के समझौतों ने इस सोच को और मजबूती दी, मगर 2012 में जब चीन पर शी जिनपिंग का शासन शुरू हुआ 2012 में, तब से बीजिंग का रुख काफ़ी आक्रामक हो गया। जिनपिंग का ख्वाब एक चीन है जिसके लिए जरूरी है कि विश्व शक्ति के रूप में चीन का उदय हो। इसके लिए उसका दो मोर्चों पर काम करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला, चीन को ताकतवर बनाना। दूसरा, जो इलाके उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक है उसको किसी न किसी तरह अपने अधीन करना। दोनों आपने देख लिया। चलिए, कब्जा करने का यह काम बातचीत के जरिए भी हो सकता है और ताकत के बल पर भी। चूँकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं करता, इसलिए जिन जिन सीमावर्ती इलाकों को वह सामरिक व रणनीतिक तौर पर अपने लिए मुफीद मानता है वहाँ उकसाने की कार्रवाई करता रहता है। इन इलाकों में सिर्फ तवांग नहीं है, सिक्किम से सटे डोकाला में भी 2017 में दोनों देश आपस में उलझ चुके हैं। इसी तरह लद्दाख के गलवान, याद कीजिए फ्रेंड्स, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक, पेंगोंग त्सो जैसे क्षेत्रों में भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का मौका मिलते ही दखल करने लगती है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में इसी तरह 3 डिवीज़न PLA से निकाल गई थी, जिसके बाद गलवान की घटना घटी। ये सारे जगह और उनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र और ये साल ज़रूर दिमाग में रखिए, बिल्कुल दिमाग से चिपका लीजिए, फिसलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में इसी तरह 3 डिवीज़न PLA से निकाल गए थे, जिसके बाद गलवान की घटना घटी थी। हमारे जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया था। तवांग की घटना चीन की इसी विस्तारवादी नीति का नतीजा है। अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1962 में भी यहाँ घमासान लड़ाई हुई थी। अभी जो विवाद है वह तवांग के एक पोस्ट को लेकर है जिनका नाम है यांगत्से पहाड़ पर। यही सामरिक नीति होती है कि जो जितनी ऊंची चोटी पर बैठा होता है वह उतनी अधिक दूरी तक निगाह बनाकर रखता है। यानी
यानी तुलनात्मक रूप से उसका दबाव कहीं अधिक होता है। यांग से भी ऐसी ही एक पोस्ट है जो हमारी तरफ से, लेकिन चीन इस पर कब्जा करने की कोशिश में है। इसी नापाक मंशा के तहत उसके सैनिक 9 दिसंबर को यहाँ पहुँचे थे। उनकी संख्या करीब 300 थी, लेकिन हम भी तैयार बैठे थे। चीन के सैनिक, हम भी तैयार बैठे मतलब भारतीय सैनिक, इंडियन आर्मी की बात हो रही है। चीन के सैनिक को देख हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, जिस कारण उनको लहूलुहान होकर लौटना पड़ा। भारत चीन सीमा की खास बात यह भी है कि यहाँ हथियारों के साथ पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन सैनिक आमने सामने होने पर हथियार उठाने से आमतौर पर बचते हैं। वे अमूमन हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उस दिन भी जमकर हाथापाई हुई, जिनमें दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए हैं। चीनी सैनिकों के वापस लौटने के बाद फ्लैग मीटिंग हुई, जो इस तरह की घटनाओं के बाद आमतौर पर होती ही है। फिलहाल वहाँ स्थिति भारत के नियंत्रण में है, लेकिन अपने सेवाकाल में चीन की सीमा पर तैनाती के क्रम में मैंने जो महसूस किया, जी द्विवेदी जी कहते हैं, मैंने जो महसूस किया उस आधार पर मेरा यही मानना है कि चीन अपनी हरकतों से शायद ही बाज आएगा। पेंगोंग त्सो में बटालियन कमांडर के रूप में, अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न कमांडर में डिवीजन कमांडर के रूप में, और इससे काफ़ी पहले सिक्किम में यंग कैप्टन के रूप में 3 बार मैंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेवाएं दी है। उस समय LAC को शांत तो नहीं कह सकते थे, लेकिन आज जैसा तनाव नहीं था। उस समय कोई तनातनी नहीं होती थी। चीनी सैनिक अपने इलाके में पेट्रोलिंग करते थे और हम अपने। एक मैकेनिज्म बना हुआ था, कोई झड़प नहीं। हालांकि एक सच यह भी है कि उस समय हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपने इलाके में बुनियादी ढांचों की बेहतरी पर शिद्दत से काम भी नहीं कर रहे थे। हमारी नीति आज से अलग थी। हमारी गतिविधियां उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। वहाँ हम अब सड़कें बना रहे हैं, जवानों की तैनाती बढ़ा दी है, मगर इसकी वजह भी चीन ही है। 2012 के बाद से उसने जो आक्रामकता दिखाई है, हमें भी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ता है। चीन दरअसल ताकत में विश्वास करता है, वह बल से अपनी बात मनवाने का पक्षधर है। जहाँ जिसकी जैसी ताकत देखता है उस तरह का वह व्यवहार करता है। कमज़ोर देश को वह दबाने की कोशिश करता है तो अपने से बलशाली राष्ट्र के सामने 2 कदम पीछे हट जाता है। यही वजह है कि उसकी ईंट का जवाब हम अब पत्थर से देने लगे हैं। इसी से उसकी नापाक हरकतें बंद होगी, मगर वह बातचीत में विश्वास करता है तो 1950 में कोरिया से जंग में नहीं उतरता, 1979 में वियतनाम से नहीं लड़ता, दक्षिण चीन सागर में अपनी सीमा नहीं बढ़ाता, ताइवान पर दबाव नहीं बनाता, वह तानाशाही रवैया अपनाता है। वह खुद को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता है। उसके नेता शी जिनपिंग लौह पुरुष की छवि पाना चाहते हैं। जाहिर है हमें भी खुद को बलशाली बनाना होगा। सिर्फ सामरिक नहीं, आर्थिक व रणनीतिक रूप से भी हमें ताकतवर बनाना होगा। सच यही है कि समग्र रूप से मजबूत भारत ही चीन का उचित जवाब है। जी द्विवेदी जी का यह आर्टिकल है, ज़रूर छोटा नोट्स बनाएं फ्रेंड्स। चीन का दुस्साहस। मानवाधिकार शांतिपूर्ण, समावेशी और निष्पक्ष समाजों की आधारशिला है। मैं तमाम देशों, नागरिकों, समाजों, निजी क्षेत्रों सबसे अनुरोध करता हूं कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसके समाधान की कोशिशों में मानवाधिकार को केंद्र में रखें। एंटोनियो गुटेरेस, मानव महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, ताज़ा चुनावी जनादेश के इशारे। गुजरात की हालत आप देख लीजिए। 142 भाजपा, 6 कांग्रेस, 2 आप, 3 अन्य। हिमाचल प्रदेश
2001 मतों से ज़्यादा अंतर से कुल 52 सीटों पर जीत हुई है। 32, 18 भाजपा, 2 अन्य। गुजरात की मुस्लिम उम्मीदवार की हालत। चलिए स्पोर्ट्स देखते हैं क्या है। मोरक्को के सामने फ्रांस की दीवार है। कॉर्नर किक में रिकॉर्ड 9 बार क्वार्टर फाइनल में हारा इंग्लैंड। इंग्लैंड टीम सबसे ज़्यादा बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीम है। थ्री लायंस के नाम से मशहूर यह टीम रिकॉर्ड 9 बार अंतिम 8 में बाधा पार नहीं कर सकी। इस बार भी टीम क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से हारकर बाहर हो गई है। टीम ने एकमात्र खिताब 1966 में अपनी मेजबानी में जीती थी। मेजबानी भी इंग्लैंड का ही था 1966 में। जर्मनी सर्वाधिक 5 बार सेमीफाइनल में हारा है, सर्वाधिक 5 बार। ये एक सवाल भी था फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक बार सेमीफाइनल में हारा है, तो वो जर्मनी। चलिए जवाब मिल गया, ये कॉर्नर किक में हमें जवाब मिला है। 20 साल में पहली बार बनेगी फ्रांस, 20 साल में पहली बार बनेगी फ्रांस। फ्रांस अगर फाइनल में पहुंचता है तो 20 साल में लगातार 2 बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी। इससे पहले ब्राज़ील 1998, 2002 में लगातार फाइनल में पहुंचा था, पर दोनों ही बार उपविजेता बना था। यही नहीं, फ्रांस पिछले 60 वर्षों में लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली पहली और कुल तीसरी टीम है। तीसरी टीम बनने से सिर्फ 2 जीत दूर है। अब तक इटली 1934, 1938, ब्राज़ील 1958, 1962 ही लगातार 2 विश्व कप बनने। कौन? इटली और ब्राज़ील लगातार 2 बार विश्व कप, 1934 और 38 में, और 1958 और 62 में। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंधाना को सबसे रेटिंग अंक मिले हैं, मंधाना को हार्दिक कंग्रेचुलेशंस मंधाना जी। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने मंगलवार को जारी ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में करियर की सर्वश्रेष्ठ 441 अंक हासिल किए। वह तीसरे स्थान पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई स्मृति को 11 रेटिंग अंक का फायदा हुआ। तहलिया मेगरा, ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मेगरा दुनिया की नंबर 1 बन गई। 27 वर्षीय तहलिया रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया की दूसरी और कुल 12वीं बल्लेबाज बनी। तहलिया मेगरा याद रख लीजिए। दृष्टिबाधित विश्व कप में भारत ने हैट्रिक लगाई है। भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर तीसरे दृष्टिबाधित T20 विश्व कप में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। टॉस जीतकर पहले क्षेत्रारक्षण करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 4 विकेट 166 रन पर रोक दिया। तीसरा इंडिया में ही हुआ था फ्रेंड्स। हरमनप्रीत की टीम बढ़त लेने उतरेगी। IPL बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन हो सकते हैं माला। क्या होंगे या नहीं होंगे देखना होगा। सेना के छोटे युद्धक सामूहिक त्वरित कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर। ऊंची चोटी पर काबिज होने की फिराक में थी चीनी सेना। हम लोगों ने देखा, झड़प के बाद मोर्चे पर लड़ाकू विमान तैयार। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हासीमारा में तैनात है। कहाँ राफेल कहाँ है? बंगाल के हासीमारा में तैनात है, जो काफ़ी कम समय में पूरे पूर्वोत्तर को कवर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली देखिए रखा गया है सुखोई और राफेल को। चीनी सीमा पर काबू में है हालात। जनरल पोनप्पा। भारतीय दबाव के आगे झुका नेपाल। नदी का कटाव रोकने के लिए तटबंध का निर्माण संभव। भारत के दबाव के बाद काली नदी किनारे तटबंध निर्माण में बाधक बना मलबा नेपाल ने हटाना शुरू कर दिया। मलबा हटने के बाद धारचूला शहर की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण का काम गति पकड़ेगा। धारचूला क्षेत्र प्रमुख धन सिंह धामी ने कहा कि नेपाल की तरफ से मलबा हटाने के बाद नगर के लिए खतरनाक बन गई काली नदी का कटाव रोकने के लिए तटबंध निर्माण का काम संभव होगा। इससे अब लोगों को राहत मिलेगी। समन्वय की भावना के साथ इस मामले में दोनों देशों ने मलबा हटाने का काम अपनी अपनी तरफ किया है।
फर्जी सीबीआई अफसरों ने लूटा, देखिए फर्जी सीबीआई भी लूट रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में 16 मंत्री करोड़पति हैं, तो अब उन्हें अरबपति बना दीजिए, बहुत अच्छा है। भूपेंद्र पटेल ने कार्यभार संभाला, सॉरी टू से दिस। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राज कुंद्रा को जमानत मिल गया है, पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को जमानत मिल गया है। नई दिल्ली में मंगलवार 2001 में संसद पर हुए हमले की 21वीं बरस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अन्य लोगों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। बिजनेस में बैंकों ने 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाले। बट्टे खाते क्या होता है देखते हैं हम लोग। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए या फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हुए उसे संबंधित बैंकों के बही खाते से हटा दिया गया है। बट्टे खाते की राशि वसूली देखिए, 6.59 लाख करोड़ रुपए वसूले बैंकों ने कर्जदारों से, 1.32 लाख करोड़ रुपए की वसूली बट्टे खाते से। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बट्टे खाते में कर्ज को डालने से कर्जदार को लाभ नहीं होता, वह पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायित्व बने रहेंगे। बैंकों ने इस अवधि में कुल 6.59 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसे बट्टे खाते में डाले गए कर्ज में से 1.32 लाख करोड़ की वसूली शामिल है। ग्राहकों पर कैसे असर, ऐसा क्या करते हैं बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश तथा अपने निदेशक मंडल की मंजूरी वाली नीति के अनुसार पूंजी का अनुकूलतम स्तर पर लाने के लिए अपने अपने बही खाते को दुरुस्त करने, कर लाभ प्राप्त करने, पूंजी के अनुकूलन स्तर प्राप्त करने को लेकर नियमित तौर पर एनपीए को बट्टे खाते में डालते हैं। ग्राहकों पर कैसे असर, बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि बट्टे खाते में राशि डालने से ग्राहकों को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार बैंक इसकी भरपाई के लिए कई सेवाओं पर शुल्क बढ़ा देते हैं। वही बट्टे खाते में डाली गई राशि से बैंक का मुनाफा घटता है तो उसके निवेशकों को सीधे तौर पर नुकसान होता है। महंगाई घटने से सेंसेक्स चढ़ा है। भारत को G20 की अध्यक्षता के मामले में G7 देशों ने किया है समर्थन। G7 के सदस्य देशों ने भारत द्वारा G20 देशों की अध्यक्षता का समर्थन किया है। इन देशों ने कहा है कि वे सभी के लिए बेहतर एवं सतत भविष्य का समर्थन करते और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए मजबूती से एकजुट होकर पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर खड़े हैं। G7 देशों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि जर्मनी की अध्यक्षता में G7 देशों ने अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर हमारे समय की प्रमुख प्रणालीगत चुनौतियों और तात्कालिक संकट से मिलकर निपटने का अपना संकल्प दिखाया है। हमारी प्रतिबद्धताओं और कदमों ने एक न्यायसंगत दुनिया की देशों में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने दिसंबर से संभाली है अध्यक्षता। भारत ने आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता संभाली। नई दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष स्तर पर G20 देशों का अगला सम्मेलन होगा। अध्यक्षता संभालने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर
एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और आतंक जलवायु परिवर्तन महामारी को सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सूचीबद्ध करेगा, जिनका एक साथ मिलकर बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। ये देश हैं G20 के सदस्य। देखिए G20 सदस्य देशों के नाम याद रख लीजिए। सबसे पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। G7 के सदस्य देश याद हो गया। चलिए G7 सदस्य का नाम मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ G20 के सदस्य हैं। 19 देश उधर हो जाता है और यूरोपीय संघ लगा के 20 देश G20 का सदस्य देश होता है। हम लोगों ने बहुत आर्टिकल किया है, कितनी आबादी, कितनी प्रगति, वृद्धि दर कितना कवर करता है, इन चीज़ों पे बहुत आर्टिकल में मेंशन कर रखा है। चलिए दैनिक भास्कर का अंक है फ्रेंड्स niranjan_das.official पे। अभी आप यूट्यूब पे जुड़े हैं, चैनल को देखिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय भेजिए, सुधार हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा धीरज रखिए। TMBU में न्यूट्रिशन, साइबर लॉ, पारा मेडिकल समेत 10 नए कोर्स शुरू होंगे। तेजस्वी करेंगे, देख चुके हैं। 2025 विधानसभा का 18वीं विधानसभा के बारे में चर्चा हुई है। बिहार की 18वीं विधानसभा, ये 17वीं है, हम लोगों ने देखा था। जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ 17वीं था, 18वीं 2025 में उसके बाद परिप्रेक्ष्य में है। ₹11,000 करोड़ खर्च होना है। भाजपा से हम 6 सबक सीख सकते हैं। चलिए चेतन भगत जी। सरकार की आलोचना, बहुत आलोचना की जाती है, ये चिंताएं चाहे जितनी सही हो, आप इनसे इनकार नहीं कर सकते को अच्छा कर रही है। बिल्कुल सच को स्वीकार्य, उससे प्रेरित हो, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सच को स्वीकारिए और उनसे प्रेरित होइए। अखबारों पर लोगों का भरोसा टीवी चैनलों से ज़्यादा है। टीवी की खबरें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन कम ही लोग उन पर भरोसा करते हैं। चुनाव लड़ने की उम्र घटाना हो तो रिटायरमेंट एज भी तय करो। अखबारों पर लोगों का भरोसा टीवी चैनलों से ज़्यादा। देखिए मैं जो ऑथेंटिकेशन की बात सबसे ज़्यादा करता हूँ फ्रेंड्स, कि ऑथेंटिकेशन के लिए एज यूजुअल वर्ड्स देखिए, तो आप बोलते हो कि इनमें कुछ ये बात वो नहीं है। जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा भरोसा प्रिंट मीडिया की होती है। क्यों? क्योंकि लिखित सबूत के तौर पे आप देख सकते हो। आप उन इस परिप्रेक्ष्य में जो मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, टीवी की खबरें बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन कम ही लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन अखबारों पर लोगों का भरोसा टीवी चैनलों से ज़्यादा। टीवी चैनलों और अखबारों में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो बोलने और लिखने में होता है, बोला हुआ शब्द वापस नहीं होता, लेकिन लिखा हुआ सुधारा जा सकता है। इसलिए आज भी टीवी चैनलों की तुलना में अखबारों पर पाठक ज़्यादा भरोसा करते हैं। देख लिया आपने। लेकिन फिर भी आपको जो है एस्पायरेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड है, हम लोग उसी विषय पे बिल्कुल बहुत जल्द आने वाले हैं। बिल्कुल इस तरह से फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। सोशल मीडिया साइट्स पर सबसे ज़्यादा 29% भारतीय के साथ फ्रॉड। इनकी फॉर्मेट बिल्कुल हम लोग बदलने वाले हैं। बहुत सारा चीज़ चैनल पे प्रारंभ होने वाला है फ्रेंड्स। बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ रिजल्ट्स भी हुआ है और अच्छा रिजल्ट्स होना भी है। कुछ हमारे फ्रेंड्स का रिजल्ट हुआ भी है। कौन सा देश एशिया का न होते हुए भी वर्ल्ड कप में एशिया महाद्वीपों से क्वालिफाई करता है? वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। फीफा वर्ल्ड कप के 92 साल के इतिहास में कितनी हैट्रिक लगी है? कितनी हैट्रिक लगी है नहीं पता।
एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? एक गोल में गार्ड मुलर। सी। देखिए ए बी ए, अबा। 24 के सही जवाब है अबा। देख लीजिए फ्रेंड्स। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का सीक्रेट ड्रिंक यरवा मोटे। इसमें एंटीबायोक्सीडेंट गुण कतर भी लेकर गए हैं। डिफेंस के सामने फ्रांस, अटैक पर हेड टू हेड, प्ले टू वॉच, फ्रांस मोरक्को। चलिए हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी काफ़ी कुछ होने वाला है। मिशन कर्नाटक के लिए जेडीएस गठबंधन की तैयारी में भाजपा। दो 2024 विधानसभा सीटों कर्नाटक में 224 है कर्नाटक में विधानसभा की सीटें। कश्मीर में अभी जहरीली हवा आतंकवादी से ज़्यादा मौतें इसी से। रिपोर्ट कार्ड है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, आप आराम से इसे देखें। दो 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे महागठबंधन का। ये महागठबंधन के पार्टी दलों का मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। जब तक मोदी सरकार कोई हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। बहुत अच्छा काम हुआ विदेश नीति में, इसमें बिल्कुल सराहनीय है। सुविधा शुरू, अब 20 किलोमीटर के दायरे में यूटीएस ऐप से कटा सकते हैं जनरल टिकट। गूगल प्ले स्टोर से यूटीएस ऐप डाउनलोड के बाद साइन अप करें, लॉगिन आईडी करें, देख लें यहाँ पे प्रक्रिया, टिकट बना सकते हैं आप। चलिए, चीन को लेकर रक्षा तैयारी में ना हो कमी। अनिल त्रिगुनायात। चीन की हरकतों से साफ पता चलता है कि वह एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। हम लोगों ने काफ़ी आर्टिकल भी कवर करी है, फिर भी देखिए क्या कुछ यहाँ से कंटेंट है। वेराइटीज़ आपको जो है ना आप चेंज कर सकते हैं अपने अस्तर से। मोरक्को के अश्वमेध अभियान को रोकने को तैयार फ्रांस है। फ्रांस का ग्रुप मैच फ्राउडेन ट्यूनीशिया देखा था। ट्यूनीशिया 1-0 से हारा। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया था, डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया था, लेकिन ट्यूनीशिया से हार गया था। प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड को हरा दिया था 3-1 से। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से मात दे दिया था। मोरक्को ग्रुप मैच बेलक मोरेशिया, क्रोएशिया, बेल्जियम, बेलक कनाडा, मोरक्को और ट्यूनीशिया। बेलक मोरेशिया क्रोएशिया, सॉरी नॉट ट्यूनीशिया, क्रोएशिया। ड्रॉ रहा था मोरक्को का, बेल्जियम को 2-0 से हरा दिया, कनाडा को 2-1 से हरा दिया। पेनाल्टी शूटआउट से जीता। प्री क्वार्टर फाइनल देख लो, बराबरी छूटा था, देन पेनाल्टी शूटआउट हुआ। किससे पेनाल्टी शूटआउट से हरा दिया था। पेनाल्टी किसको? स्पेन को। क्वार्टर फाइनल स्पेन, क्वार्टर फाइनल पुर्तगाल को 1-0 से हराया। पुर्तगाल को हरा दिया, बताइए। पुर्तगाल बहुत अच्छी टीम है, दुर्भाग्य है। और रोनाल्डो तो आप जानते ही होंगे। चीन के विरुद्ध देश भर में रोष,
सबक सिखाने की मांग हो रही है। एक्सक्लूसिव दैनिक जागरण में है। अगला विधानसभा के बारे में है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। जिंदा जल, नशे में धुत पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। वाह, ये वह कारनामा नशे का। इसलिए मैं कहता हूँ शराबबंदी का जो है, आप यदि समर्थन करते हो दिल से तो एक गरीब के परिवार को बचा रहे हो जाने अनजाने में फ्रेंड्स। मेरा बस चले तो मैं खैनी खाने पे भी पाबंदी लगा दूँ, लेकिन मेरा बस चलेगा नहीं। ये जो बंदी है, नशा मुक्ति, नशा बंदी, ये सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं के बराबर होता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आंकड़े आप। रक्षात्मक रवैये का परिणाम, कैप्टन आर विक्रम सिंह। मदरसा छाप विधि महाविद्यालय, मेरा बस चले तो मैं जितनी भी तरह की नशा है मैं बंद करा दूं, उससे कुछ होने जाने को होता नहीं है फ्रेंड्स, नुकसान के अलावा कुछ होता नहीं। चैंपियन फ्रांस के विरुद्ध उलटफेर को तैयार मोरक्को। नेमार और ब्राज़ील के अन्य खिलाड़ियों को विश्व कप में हार के बाद दबाव से निपटने के लिए मनोविज्ञानी की मदद मिलनी चाहिए। जब मैंने नेमार को यह कहते सुना कि वह मानसिक तौर पर बेहद परेशान है तो मेरा दिल टूट गया। रोनाल्डो, पूर्व क्रिकेटर ब्राज़ील। रोनाल्डो 2 है फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज मत करना। 2 है, एक ब्राज़ील का है, एक पुर्तगाल का है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने रोआल्ड अमुंडसेन। 1911 में आज ही नॉर्वे के रोनाल्डो अमुंडसेन पृथ्वी के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यात्रा पूरी करने में उन्हें 99 दिन लगे थे। इस दौरान उन्होंने 5 लोगों और 52 कुत्तों के साथ 3440 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अमेरिका की मेरिनर 2 ने पहली बार दी शुक्र से जुड़ी जानकारी। 1962 में आज ये अमेरिकी अंतरिक्ष यान मेरिनर 2 ने शुक्र से लगभग 34,000 किलोमीटर नज़दीक पहुंचकर ग्रह से जुड़ी पहली जानकारी दी थी। इसे 27 अगस्त को कैप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। इसने पता लगाया कि शुक्र कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अत्यधिक गर्म ग्रह है। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली अभिनेता में से एक थे राज कपूर। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर का जन्म 1924 में आज ही अविभाजित भारत के पेशावर में पाकिस्तान में हुआ था। बचपन में ही पिता से अभिनय की बारीकियां सीखी। 1935 में पहली बार फिल्म इनकलाब में काम किया। बड़ा ब्रेक 1947 में नीलकमल से मिला। 1948 में आर.के. स्टूडियो की स्थापना की। आवारा श्री 420, मेरा नाम जोकर और संगम जैसी कई हिट फिल्में बनाई और उनमें अभिनय भी किया। राज कपूर ने बॉबी राम, तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग जैसी कई सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया। यूक्रेन को मिलेगा 18 अरब यूरो का वित्तीय पैकेज। फ्रेंड्स,
सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।